हेलो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपका फिर से एक बार इस एनएस के परिवार में। यह वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जो कि इस वीडियो में वायरल क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं हम साइंस के। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जिसमें से आपको 5 ठो लघु उत्तरीय और 2 ठो दीर्घ उत्तरीय के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि 3 ठो दीर्घ उत्तरीय बनाने हैं। जो भी प्रोसेस है आप उसको ध्यान दीजिएगा, अपना रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए देखेंगे। सवाल नंबर 1 है, प्रकाश का अपवर्तन के नियम को लिखें। देखिए, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, किन्हीं 2 माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए या रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है, अर्थात साइन आई बटा में साइन आर। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सभी को ही पढ़ा होगा। ये फिगर को आप सभी डिनोट कर दीजिएगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ओके, तो आपका ये आंसर आपके सामने है कि अवतल तथा उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ अवतल दर्पण और दूसरा तरफ उत्तल दर्पण आप सभी कर दीजिएगा। ओके, चलिए और देखते हैं। यहाँ पर पहला स्टेप्स में है, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। अवतल दर्पण वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उसमें उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें बड़ा छोटा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और बराबर भी बनता है। इसमें हमेशा केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसमें सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, बट उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है छोटा होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बृहत होता है, माने बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर की ओर उठता हुआ प्रतीत होता है, क्यों? ये क्लास में कभी डिस्कशन किया गया था। पानी में रखा हुआ सिक्का इसलिए ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है क्योंकि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इसलिए पानी में रखा हुआ सिक्का प्रतीत उठा हुआ प्रतीत होता है। या ऐसे भी एक अगर ऑब्जेक्टिव हो तो वायुमंडलीय अपवर्तन, खासतौर से अपवर्तन के कारण। अगला है रेलवे का सिग्नल लाल रंग का ही होता है, क्यों? तो देखिए, लाल रंग के प्रकीर्णन सबसे कम होता है और यह रंग वायुमंडल में सबसे कम फैलता है, जिसके कारण लाल रंग कुएं और धुएं से भी स्पष्ट दिखाई देता है, दूर से ही दिखाई देता है। यही कारण है कि रेलवे का सिग्नल लाल होता है। मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, देखने में दूर से ही मतलब सुविधा होती है, खतरा होने का डर नहीं बना रहता है, इसलिए इसी का उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 5वां क्वेश्चन आपके सामने, रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण दीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों को सूत्रों या संकेतकों के द्वारा एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं, 2H2O2 2H2O। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। लघु उत्तरीय आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देख लीजिए अपना क्या है। आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। दूरदृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है? इस दोष का निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है? तो दूरदृष्टि दोष नेत्र का वह दोष है जिस कारण वस्तुएं दूर की वह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है।
इसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि दूरदृष्टि दोष के कारण, तो दीर्घ दृष्टि दोष के कारण यह है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाता है, जिसके कारण रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी फोकस कम हो जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। फोकस नहीं, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की फोकस दूरी कम हो जाती है। अब फोकस मतलब बीच की दूरी कम हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस पतला हो जाता है। निवारण दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत कर दे रहे हैं। विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताइए। जाहिर सी बात है, इसमें एक पदार्थों का अंतर माने चेंजिंग होगा, इसमें दो पदार्थों का इंटरचेंजिंग होगा। ठीक, कहने का अर्थ है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे FeSO4 को FeSO4 में से Cu को अलग कर दिया है, FeSO4 बनाता है। अगला है उभय विस्थापन, वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसे उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वैसे भी लिखा जा सकता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का दो पदार्थों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, तो उसे कहते हैं क्या चीज़, उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसका भी एग्जाम्पल डाला जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। अपने देख लीजिएगा। अम्ल, क्षार, लवण में अंतर बताइए और प्रत्येक के दो उदाहरण बताइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैसे पदार्थ जो खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। या जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, उसे जल कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे नींबू, संतरा आदि इत्यादि, इमली। क्षार वैसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो लाल लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जो जल में घुल करके OH- हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है, उसे अम्ल भस्म कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है ना, ये लगभग क्षार में आएंगे। लगभग का कन्फर्म क्षार में ही आते हैं। ठीक, पोटेशियम क्योंकि OH है सब में। लवण, जब अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करते हैं ना, तो लवण का निर्माण होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, फिटिकरी, ये सब भी लवण में ही आता है एक तरह से। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अभी तक जो लोग भाई बहन जो भाई सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन का घंटी दबाना न भूलें। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आप सभी से हम विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। एग्ज़ाम देकर आइए।